हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कार्नोट इंजन पहली बार डिस्कवर किया था फ्रेंच साइंटिस्ट सादी कार्नोट 1824 में, जो ऑपरेट होता है रिवर्सिबल इंजन पे। कार्नोट इंजन के अंदर दो वर्किंग सब्सटेंस है, जिसके अंदर जो प्रोसेस होने वाली है, दो तो रहेंगी आइसोथर्मल प्रोसेस और दो रहेंगी एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसको कि पीवी एंड टीएस डायग्राम में दिखाया गया है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में। पहले एक बार कुछ अजम्पशन, क्योंकि जो कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, जो कि रियल कंडीशंस में अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, हम क्या करते हैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। एजम्पशंस के बेस पे ही इतनी एफिशिएंसी को अचीव किया जा सकता है। तो क्या एजम्पशंस लेने पड़ते हैं कार्नोट इंजन के दौरान? क्या है फर्स्ट एजम्पशन? वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड पिस्टन आर परफेक्ट नॉन कंडक्टर ऑफ द हीट। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर और पिस्टन की जो वॉल्स हैं नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर होना, यानी कि कंडक्टर हीट का नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन आता है जो सिलेंडर और पिस्टन का जो मूवमेंट होने वाला है, यानी कि पिस्टन में सिलेंडर में पिस्टन का जो मूवमेंट होने वाला है फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन से लॉसेस होंगे। देन इंजन एज्यूम्ड टू वर्क बिटवीन टू सोर्सेज, यानी कि इंजन को हमने एज्यूम किया है कि दो इनफाइनाइट सोर्स पे वर्क करेगा, उनके बीच में काम करेगा, जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। एक की हायर टेम्परेचर पे और दूसरी है लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इनफाइनाइट है हीट कैपेसिटी है, यानी कि रिजर्वायर का की तरह वर्क करेंगे। और जो वर्किंग मीडियम जो है परफेक्ट गैस है, जिसकी की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगी। कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस रिवर्सिबल होंगी। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, यानी कि जिस भी स्टेजेस को फॉलो करते हुए या तो एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, जैसे कि 1 to 2 के लिए जहाँ से गया, ऐसे ही 2 से 1 जाने में सेम पाथ को फॉलो करेगा। तो पहले हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसेंट्रोपिक के लिए डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जिसमें कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी, बढ़ेगी वॉल्यूम। एक्सपेंशन के दौरान क्या एक्सपेंड हो रही है एयर, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कंप्रेशन में कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे ही हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 वॉल्यूम था, तो एक्सपेंशन यानी कि 1 से 2 प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। और आइसोथर्मल प्रोसेस से नाम देखो, आइसो का मतलब सेम, थर्मल टेम्परेचर यानी कि सेम टेम्परेचर रहेगा, यानी कि 1 से 2 प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर सेम रहेगा और एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। तो जो 1 से 2 प्रोसेस के दौरान जो एक्सपेंशन हुआ है, इस तरीके से 1 से 2। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पीवी डायग्राम में कैसे शो हो रही हैं। ठीक है, तो एक जो रहेगा, यानी कि जो आइसोथर्मल के लिए हम देखो इस तरीके से शो किया है यहाँ से ऐसे, और आइसेंट्रोपिक के लिए हमने थोड़ा स्लोप इस तरीके से लिया है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना आप बनाते टाइम पे डायग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में क्या होगा, ना तो हीट एडिशन ना ही रिजेक्शन, यानी कि हीट फ्लो 0 रहेगा। उस दौरान एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी V2 से V3, और इस तरीके से टीएस डायग्राम में भी शो करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा, 2 से 3 टेम्परेचर फॉल करेगा एक्सपेंशन के दौरान। देन आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल हो रहा है, तो कंप्रेशन में क्या होगा, 3 से 4 वॉल्यूम कम होगी, कम हो रही है ना यहाँ से,
पहले 3 थी, फिर यहाँ इस तरफ आ गई, कम हो गई। और टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, तो 3 और 4 टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। और इसी तरीके से आइसोथर्म जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है 4 से 1, तो इसमें क्या है 4 से 1 क्या रहेगा, कंप्रेशन हो रहा है, तो टेम्परेचर 4 से 1 जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और ये एडियाबैटिक है तो हीट एडिशन एंड रिजेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। हीट एडिशन एंड रिजेक्शन, एडिशन तो होगा आइसोथर्मल और रिजेक्शन होगा आइसोथर्मल इसमें कंप्रेशन में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो जो सोर्स है हॉट बॉडी है और रिजर्वायर जो हॉट जिसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको सिलेंडर के साथ फिट कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया जैसे भी किया है। अप्लाई करेंगे जो भी सोर्सेज हैं सिलेंडर में जो जाएगा, यानी कि जो एयर एक्सपेंड होगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T1 और T2 इक्वल है, ठीक है। और वॉल्यूम जो रहेगी वो एक्सपेंशन के दौरान इंक्रीज हो जाएगी, तो V1 से V2 इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो हीट जो एब्जॉर्ब कर ली एयर ने, जो भी काम करने के लिए जो भी वर्क इंजन का जो वर्क होगा, जितनी भी हीट थी एब्जॉर्ब कर ली, ले ली, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान फुली एब्जॉर्ब कर ली एयर ने। सेकंड स्टेज की एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जो सिलेंडर को अज्यूम कर लिया परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है, नो हीट फ्लो टेकिंग नहीं हो रहा, एयर एक्सपेंड करिए एडियाबेटिकली और टेम्परेचर फॉल कर रहा है T2 से T3। देन थर्ड स्टेज जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, जो कि कोल्ड बॉडी को हमने कांटेक्ट किया सिलेंडर के साथ में, तो एयर कंप्रेस होगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T3 और T4 कांस्टेंट रहेंगे, और वॉल्यूम इंक्रीज जो कंप्रेशन के दौरान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, V3 से V4 डिक्रीज हो गई। इस प्रोसेस के दौरान टिप ये दोनों रहेंगे तो हीट रिजेक्ट हो जाएगी कोल्ड बॉडी में, ठीक है। और जितना वर्क डन के इक्वल होगी, जितना वर्क डन मिला उतना ही हीट रिजेक्ट होगी, यानी कि W और Q इक्वल है आइसोथर्मल के दौरान। देन फोर्थ स्टेज जो एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो अगेन सिलेंडर हेड को इंसुलेटर का परफेक्ट काम करेगा, तो हीट फ्लो नहीं होगा। कंप्रेशन प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, जो कि टेम्परेचर जो टेम्परेचर है 4 से 1 जो क्या है इंक्रीज हो जाएगा, 4 है T4 है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों प्रोसेस जो 1 से 2 और 3 से 4 में हीट रिजेक्शन, 1 से 2 में हीट एडिशन और 3 से 4 में हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो मान लिया कि सिलेंडर के अंदर m kg ऑफ मास ऑफ एयर है, तो हीट सप्लाइड क्या हो जाएगी, जो आइसोथर्मल के लिए होगा वर्क डन के लिए, वर्क डन और हीट सप्लाइड इक्वल होती है आइसोथर्मल के लिए, तो P1 V1 log E V2 डिवाइडेड बाई V1। और इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MRT1 log E V2 डिवाइडेड बाई V1। सेम जो हीट रिजेक्टेड जो 3 से 4 प्रोसेस के लिए हुआ है, तो P3 V3 log E V3 डिवाइडेड बाई V4 और MRT3 log E V3 डिवाइडेड बाई V4, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। और वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, तो हीट सप्लाइड हमने MRT की टर्म में लिखना है, तो MRT1 log E V2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस MRT3 log E V3 डिवाइडेड बाई V4। तो V2 डिवाइडेड बाई V1 और V3 डिवाइडेड बाई V4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि V2 डिवाइडेड बाई V1 और इनको R के इक्वल लिख सकते हैं। ये क्या है, V2 डिवाइडेड बाई V1 जो एक्सपेंशन रेशो है आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान, और V3 डिवाइडेड बाई V4 कंप्रेशन रेशो है आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान। तो R से रिप्रेजेंट इसको हमने एक्सपेंशन और कंप्रेशन रेशो को हमने R से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारा MRT1 log E R MRT3 log E R, इस तरीके से लिख लिया। और जो एक्सपेंशन और जो एफिशिएंसी जो होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय जितना वर्क मिला है डिवाइडेड बाय हीट कितना सप्लाई किया है, वर्क डन कितना मिला है, जितना हीट सप्लाई किया और जितना रिजेक्ट हो गया है माइनस कर देंगे। और हीट सप्लाइड क्या करी थी, 1 प्रोसेस के दौरान करी थी, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं MRT1 log E R माइनस MRT3 log E R।
और इस तरीके से हीट सप्लाइड वन प्रोसेस के दौरान हुई थी MR T1 log ER। तो यहाँ से इस तरीके से हमने क्या किया, MR log ER इनको सभी में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जब ये बाहर आएगा, नीचे और ऊपर सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास में क्या बचेगा, T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T1। तो इस तरीके से T1 और T माइनस T3 डिवाइडेड बाई T1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T1, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T1। तो और जो कार्नोट की एफिशिएंसी याद नहीं हो रही हो तो कैसे लिख सकते हैं, T1 जो कि हायर टेम्परेचर हो, T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर, क्योंकि जो कार्नोट जो इंजन है दो ही टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में वर्क कर रहा है, T1 और T3 या T4 जो इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।